Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back and this is our lecture number 3 from chapter number 6 और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग है और आज इसमें एक छोटा सा टॉपिक पहले हम कवर करेंगे, वो है कोवलेंट रेडियाई। रेडियाई रेडियस की जब मैं आपको बता चुका हूँ। देखें कोवलेंट रेडियस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएँ तो हम कोवलेंट रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये दो एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का हाफ डिस्टेंस होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two similar atoms bonded by single covalent bond। अब यहां पे मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कौन कौन सी हैं। एक तो ये दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, सिमिलर एटम्स यानी दो एक जैसे एटम्स के दरमियान डिस्टेंस के टोटल डिस्टेंस के यानी बॉन्ड लेंथ का हाफ होता है और फिर उसको सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। यानी कोवलेंट बॉन्ड भी तीन तरह का होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। और जहाँ से ये हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, वो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। इसको मैं बहुत सिंपली इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके दरमियान दो हाइड्रोजन हैं, दोनों सेम एक जैसे एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स। हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई है। दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस था वो था 75.4 पिकोमीटर। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। यानी ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। इसका अगर हम यहाँ से हाफ कर दें इस बॉन्ड लेंथ का, यानी 75.4 पिकोमीटर को हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से, तो ये 37.7 पिकोमीटर आ जाएगा, जो कि एक हाइड्रोजन एटम का कोवलेंट रेडियस माना जाएगा। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो कोवलेंट रेडियस होता है, ये दो सिमिलर एटम्स जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, उनकी बॉन्ड लेंथ का ये हाफ डिस्टेंस होता है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हमारे पास दो क्लोरीन एटम्स हैं इस तरह, इनके दरमियान पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों सिमिलर एटम्स हैं और दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे वो होती है 198 पिकोमीटर। टोटल बॉन्ड लेंथ कितनी है, 198 पिकोमीटर। तो अगर इस 198 को हम 2 से डिवाइड करें तो वी विल गॉट दी वैल्यू 99 पिकोमीटर, जो कि इस बॉन्ड लेंथ का हाफ बनती है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन के जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, उसकी बॉन्ड लेंथ का अगर हम हाफ ले लें, दैट विल बी दी कोवलेंट रेडियस फॉर वन सिंगल एटम। और कभी कभी हमारे पास दो सिमिलर एटम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑल्टरनेट मेथड से हम उनका जो है वो कोवलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब ऑल्टरनेट आपको बता देता हूँ इसका ऑल्टरनेट मेथड। अगर हमारे पास दोनों सिमिलर एटम्स ना हों और हमें उनका कोवलेंट रेडियस मालूम करना हमारा मकसद हो, तो उसको हम कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। हमारे पास एक कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं। इसमें अगर मैं आपको सारे बॉन्ड शो करवाऊं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। इस तरह कार्बन के साथ यूँ 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और कार्बन के साथ एटम जो जुड़ा है वो क्लोरीन है। तो हम चाहते ये हैं, यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि इस कार्बन का कोवलेंट रेडियस फाइंड करें। लेकिन देखें कार्बन के दोनों तरफ, इस पीछे की तरफ देखें तो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं और सामने की तरफ क्लोरीन है। तो ये एक बात तो पूरी है कि यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि दोनों सिमिलर एटम्स हों, वो नहीं है। तो इसका अल्टरनेट मेथड ये होता है कि हम IR स्टडी से, हमारे पास एक स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड स्टडी, IR स्टडी, ठीक हो गया। ये एक्सरे स्टडी से भी ये किया जा सकता है। हम कार्बन टू क्लोरीन टोटल बॉन्ड लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आई रिपीट इट अगेन, हम टोटल बॉन्ड लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन टू क्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ आती है यहाँ पे हमारे पास, आपकी बुक में भी ये वैल्यू गिवन है, इतने पिकोमीटर है, 176.4 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ है कार्बन से लेके क्लोरीन तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम निकालना जो रेडियस चाहते हैं वो यहाँ पे कार्बन का है और क्लोरीन का रेडियस हम कहाँ से निकाल सकते हैं, क्लोरीन टू क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, जो कि कितना है 198 पिकोमीटर। तो इसका यहाँ पे हाफ करेंगे तो हमारे पास एक क्लोरीन का जो रेडियस आ जाएगा वो 99 पिकोमीटर आ जाएगा। ओके, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 99.3 पिकोमीटर है। तो जो आपकी बुक में वैल्यू ली है मैं वही ले लेता हूँ, 99.3 पिकोमीटर। और कार्बन का रेडियस हमें पता नहीं है ना, वो हमने मालूम करना है। और इसका जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 170
6.4 पिकोमीटर। मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। देखें, अगर हम कार्बन के रेडियस में इतना रेडियस ऐड करें तो टोटल जो कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है हमारे पास 176.4 पिकोमीटर। इसका मतलब क्लोरीन की अगर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये अगर मैं इस टोटल में से माइनस कर दूंगा तो जो पीछे बॉन्ड लेंथ बचेगी यानी रेडियस बचेगा वो सिर्फ कार्बन का होगा। तो हम क्या करते हैं, यानी इसको वेरी सिंपली समझने के लिए कार्बन टू जो क्लोरीन दोनों की हमारे पास जो रेडियाई का सम होगा वो 176 पिकोमीटर है, जिसमें क्लोरीन के रेडियस का हमें पता है वो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, कार्बन का रेडियस हमारे पास आ जाएगा। तो 176.4 माइनस 99.3 पिकोमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको आप माइनस करोगे तो 77.1 पिकोमीटर। इसमें जो फ्रैक्शन के बाद वैल्यू है इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। और स्टूडेंट ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे कार्बन के एटम का रेडियस कहलाएगा, और कार्बन के एटम का जो रेडियस हम डायमंड में या ग्रेफाइट में फाइंड करते हैं वो भी यही होता है। तो इसका मतलब ये हमारी जो स्टडी थी बिल्कुल ठीक थी। मैं इस लेक्चर को, इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। देखें, कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो दो एक जैसे एटम्स के बॉन्ड डिस्टेंस का हाफ होता है अगर वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों। जैसे हाइड्रोजन का 75.4 पिकोमीटर था, इस बॉन्ड लेंथ का हमने हाफ किया तो ये एक एटम यानी हाइड्रोजन का रेडियस आ गया, इसको कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। इसी तरह क्लोरीन टू क्लोरीन एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ थी वो 198 पिकोमीटर थी। अगर इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो 99 पिकोमीटर आएगी, जो एक क्लोरीन एटम का रेडियस होगा। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर एटम्स ना हो तो पहले हम टोटल बॉन्ड लेंथ फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड लेंथ फाइंड की, वो हमारे पास 176.4 पिकोमीटर थी। हमने क्या किया, क्लोरीन का रेडियस चूंकि हमें पहले वाली स्टडी से मालूम था वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करके टोटल जो है वो आंसर निकाल लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को समझने से पहले कुछ टर्म्स आप समझ लें। सबसे पहले हमारे पास है आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम। तो स्टूडेंट ये टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, अकेला, एक, और अकेला एटम हमेशा गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। सिंगल अकेला आज़ाद एटम हमेशा गैसेस स्टेट में पाया जाता है, इसलिए हम आइसोलेटेड गैसेस एटम वाली टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, अकेला एक एटम, उसका वैलेंस शेल होता है हमारे पास, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हमारे पास जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है हमने, वो एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी अकेला एक आज़ाद एटम होना चाहिए। और जिस शेल में से उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कौन सा शेल होना चाहिए, वैलेंस शेल, यानी उसका आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और वो जो एटम जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है वो वैलेंस शेल होना चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the valence, चलो मैं इसको, to remove the electron from an isolated gaseous atom to form cation. The minimum amount of energy required to remove the electron from an isolated gaseous atom to form cation, यानी पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे रिमूव दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप लिख लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा बेटर टर्म होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। टू फॉर्म फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म अ कैटायन, दिस विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास सोडियम
या मैग्नीशियम की आपकी बुक में एग्जांपल है तो मैं मैग्नीशियम की ले लेता हूँ। मैग्नीशियम आपके पास अगर गैसेस एटम है, आज़ाद अकेला एक एटम है, वैसे तो मैग्नीशियम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, सबसे पहले तो इसका एक एटम हमें बनाना पड़ेगा, बल्क से इसको निकालना पड़ता है, बहरहाल वो एक अलग फिनोमेना है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे हम उसको। मैग्नीशियम के गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालना है तो वो इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें एनर्जी दे के ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और वही एनर्जी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम तो यहाँ पे जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे होगी +738 किलो जॉल्स पर मोल, यानी 738 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी अगर हम देंगे मैग्नीशियम के एक मोल गैसेस एटम्स को, तो उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकल जाएंगे। मैं सिर्फ एक एटम की अगर टर्म में बात करूं तो मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 738 किलो जॉल्स पर मोल है। यहाँ पे जो किलो जॉल्स पर मोल है इसका मतलब ये है मैग्नीशियम के एवोगैड्रो नंबर एटम से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, ठीक हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम से। तो ये जो एनर्जी है ये हमारे पास कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म कैटायन। तो कैटायन जब बनेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जाहिर बात है पहले मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे, अब इसके पास प्रोटॉन तो 12 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। मैं फिर से स्टूडेंट रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमने एनर्जी की वैल्यू लिखी है ना ये 1 किलो जॉल्स के लिए है, ठीक है, सॉरी 1 मोल के लिए है, किलो जॉल्स पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल हमारे पास एटम्स थे इस तरह के मैग्नीशियम जैसे, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं, तो उसमें जो टोटल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी वो इतनी थी। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने एक लिखा है ना, ये बेसिकली लिखते हुए तो हम एक ही शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू ये एवोगैड्रो नंबर्स के लिए है, ओके। और एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻23 एटम्स से इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला फैक्टर होता है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 12 होगा। सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, वो हमारे पास होगा 11। तो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जितना किसी न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा ना, जितना किसी न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। और स्टूडेंट याद रखना ये वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट रहता है इन पीरियड, इन पीरियड, ठीक है। पीरियड के अंदर, पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसको मैं अभी इलेबोरेट करूँगा। अभी ये मैंने पहला फैक्टर आपको बताया कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा एटम के अंदर से, तो इसलिए हमें उतनी ही ज़्यादा जो उसकी एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन हुआ किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है एटम का साइज, या हम उसको नंबर ऑफ शेल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। और यही बेसिकली एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज, क्योंकि शील्ड जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि एटम का साइज कितना बड़ा होगा। तो जाहिर बात है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे ना वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ेगा, और जब एटम का साइज बढ़ेगा ना स्टूडेंट्स तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये इस तरह शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये, तो यहाँ पे इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखें इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं इस एटम के अंदर, तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन यहाँ पे ये शेल्स कम हैं तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पे मुश्किल होगा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ शेल्स हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्स रिलेशन में है। आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ शेल्स के साथ। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे यानी एटम का साइज जितना बड़ा होगा हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी।
तीसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, तो इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, आगे चल के दोबारा से आएगी। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम डिक्रीज ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज ए शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between the nucleus and valence electrons decrease due to inner shell electrons। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से न्यूक्लियस की और आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन हो जाती है कम, तो इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ऊपर वाली टर्म से मैं आपको समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे जो इनर शेल है 1, 2 और ये 3 है, यहाँ पे इनर शेल सिर्फ 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट वो ज़्यादा है क्योंकि इनर शेल ज़्यादा है, और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है क्योंकि इनर शेल कम है। देखें न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है इन अंदर वाले शेल्स की वजह से, इस इफेक्ट का नाम हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे पास इनर शेल्स होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर न्यूक्लियस की कशिश कम होगी, उसको निकालना उतना आसान होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ भला? आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो इसका भी इन्वर्स रिलेशन ही है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। अब हम चौथे फैक्टर पे आते हैं जो हमारा है नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ, इसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं लेकिन कॉमनली मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की नेचर कैसी है इस पे भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो देखें अगर हम बात करें s, p, d, f ऑर्बिटल्स, ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे जो क्लोज ऑर्बिटल होता है ना न्यूक्लियस के, वो s ऑर्बिटल होता है। तो इसका मतलब s में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा, उसको निकालना सबसे मुश्किल होगा। आई रिपीट इट अगेन, न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन जो ऑर्बिटल होता है वो s ऑर्बिटल होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर p में से थोड़ा सा निस्बतन आसान इलेक्ट्रॉन निकालना, d में से उससे आसान, और इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी f ऑर्बिटल की होती है वो सबसे कम होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है s ऑर्बिटल की वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास s ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है और f में से सबसे आसान होता है। तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें अभी मैं हायर आयनाइजेशन एनर्जीज की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ग्रुप में और पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता देता हूँ कि ग्रुप में और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस तरह से वेरी यानी कि चेंज होती है। तो देखें जी, हमारे पास अगर हम पीरियड में बात करते हैं ना, इन पीरियड्स, पहले हम पीरियड्स में देख लेते हैं इन पीरियड्स। तो पीरियड्स में स्टूडेंट्स होता क्या है, एक तो अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट, पीरियड में हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट बात करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करते हैं ना, तो हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है न्यूक्लियर चार्ज। लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज करता है इंक्रीज़, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ ग्रेजुअली, ठीक है। मतलब अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो उसमें लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज 3 है, फिर बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, इस तरह बढ़ता जाता है। अगर हम बात करते हैं साइज़ की, यानी साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ करता है, साइज़ ऑफ एटम वो करता है डिक्रीज़। क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल्स रिमेन सेम। और जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है ना पीरियड के अंदर, शील्डिंग इफेक्ट, ये तो या सेम रहता है, सेम, और ये हो जाता है डिक्रीज। तो उससे ओवरऑल होता क्या है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज ही करता है, फिर साइज ऑफ एटम ये क्या करता है, फिर डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाता है
तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता चला जाता है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में रहते हुए लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। स्टूडेंट ग्रुप में देखें, एक तो नंबर ऑफ शेल्स ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं टॉप टू बॉटम। ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं, तो इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम जो साइज होता है ना एटम का, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम वो करता है क्या, इंक्रीज। तो इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि एक तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक तो ये बात। दूसरी बात ये होती है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है टॉप टू बॉटम। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। ये कुछ स्टूडेंट ना गलती करते हैं यहाँ पे, वो कह देते हैं न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डोमिनेट फैक्टर नहीं है। तो मतलब इस चीज ने नहीं डिसाइड करना है एटम के साइज को। यहाँ पे डोमिनेट फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। ये जब बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम तो एटम का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन, जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, तो डिक्रीज कर जाती है आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और स्टूडेंट अभी आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उनका भी सेम यही ट्रेंड होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है। अब एक आखिरी चीज रह गई है छोटी सी, 1-2 मिनट में मैं वो इलेबोरेट कर देता हूँ। वो है हमारे पास हायर आयनाइजेशन एनर्जीज का कॉन्सेप्ट। देखें स्टूडेंट, मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दिस विल बी दी, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। इसी प्लस वाले आयन में से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, मैग्नीशियम पे +2 भी चार्ज आ जाएगा। तो इस दफ़ा जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो कि यहाँ पे ज़्यादा है, 1450 किलो जूल्स पर मोल है। तो देखिए आप, यहाँ पे भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, लेकिन जब हम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी। जब हम प्लस आयंस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। मसला ये था, यहाँ पे प्रोटॉन 12 थे और इलेक्ट्रॉन भी 12 थे, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन तो 12 ही हैं और इलेक्ट्रॉन अब 11 थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की रिमेनिंग 11 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज़्यादा थी। यही वजह है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से मुश्किल होता है किसी एटम के अंदर से। इसी तरह थर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं होगी आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड जो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो तकरीबन इतनी बनती है, इतनी, जिसको हम रूल्ड आउट कर देते हैं। मैग्नीशियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी रूल्ड आउट है, क्योंकि अगर हम इतनी एनर्जी मैग्नीशियम को देंगे तो मैग्नीशियम एटम जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इसको आपने ज़रूर नोट करना है। अल्लाह हाफिज़।